हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल की, जिन्हें डीपीएसपी भी कहा जाता है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि डीपीएसपी से किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ामों में बनते हैं और जिन्हें हम एग्ज़ाम में सही आंसर कर सकें। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन के रूप में हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन इस प्रकार देखेंगे दोस्तों कि यह जो राज्य के नीति निषेधक तत्व हैं वह संविधान के किस भाग में उल्लिखित हैं। आपके पास ऑप्शन है दोस्तों भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भाग 4। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन यह कहता है कि यह जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, जो नीति निषेधक तत्व हैं, उनकी व्याख्या किन अनुच्छेदों में की गई है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 36 से 51, दूसरा 12 से 35, तीसरा 5 से 11, चौथा है निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पहला ए 36 से 51 तक। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम यह जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आयरलैंड। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों चौथे क्वेश्चन की, यह जो आयरलैंड ने अपने संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को सिद्धांतों को कब स्थान दिया अपने संविधान में। तो दोस्तों आप इसका आंसर देख रहे हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें सबसे सही आंसर है 1937, मतलब 1937 में उन्होंने इस नीति निषेधक सिद्धांतों को अपने संविधान में स्थान दिया। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम कि जो निम्न में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है। पहला है इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है, दूसरा इनकी प्रकृति समाजवादी है, और तीसरा ये स्वतः लागू हो जाते हैं, चौथा इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इनकी जो प्रकृति है वह कैसी है, समाजवादी है। तो इसका सही आंसर बी हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो उन्हें हम किस नाम से बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन है नागरिकों के कर्तव्य, दूसरा निदेशक प्रवर्तित वाले अधिकार, तीसरा दोनों, चौथा डी दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम इन्हें बोल सकते हैं निदेशक प्रवर्तित वाले अधिकार। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कहता है कि यह जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वह किसके लिए आधार हैं। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन हैं ए, बी, सी, डी। पहला है पिछड़े वर्गों का उन्नयन, दूसरा है व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, तीसरा है न्याय का प्रशासन, चौथा है राज्य का प्रशासन। ये तो यह किसके आधार हैं दोस्तों, राज्य के प्रशासन के। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम 8वें क्वेश्चन की कि नीति निषेधक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है। कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि नीति निषेधक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है। तो इन्हें कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन की। इसमें कहा गया है कि राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई भी नागरिक, पहला ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है, हाई कोर्ट के पास जा सकता है, तीसरा दोनों के पास जा सकता है, चौथा किसी भी अदालत के पास नहीं जा सकता। जैसा कि आपका आर्टिकल 37 कहता है कि नीति निषेधक तत्व को प्रवर्तित कराने के लिए यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होते, इसलिए आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। सही ऑप्शन डी। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 10 की, जिसमें पूछा गया है कि संविधान सभा में नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। दोस्तों संविधान सभा में नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण किसके द्वारा किया गया। पहला प्रारूप समिति द्वारा, दूसरा मूल अधिकारों की उप समिति द्वारा, तीसरा नीति निर्देशक तत्वों के लिए अलग बनी समिति, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह होगा मूल अधिकारों की उप समिति द्वारा।
इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि यह जो नीति निषेध तत्व हैं वह किस समिति की सिफारिश के आधार पर हमारे भारतीय संविधान में शामिल किए गए। तो दोस्तों इस 4 ऑप्शन हैं, सप्रू समिति, स्वर्ण सिंह समिति, थुंगन समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सप्रू समिति। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों किसने कहा है कि यह जो राज्य के नीति निषेध तत्व हैं एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। किसका हो सकता है दोस्तों? स्वामीनाथन, के.टी. शाह, सी राजगोपालाचारी, टी.के. नन। तो यह किसका है दोस्तों? के.टी. शाह का। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि किसने नीति निषेध तत्वों को अनोखी विशेषता वाला कहा है। अंबेडकर, नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, के.टी. शाह। तो किसने कहा है? अंबेडकर ने इसे नीति निषेध तत्वों को अनोखी विशेषता वाला कहा है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि किसने कहा है कि डीपीएसपी का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, नेहरू, मुंशी, अंबेडकर, राधाकृष्णन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अंबेडकर। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि यह जो राज्य के नीति निषेध तत्व हैं उसको संविधान की आत्मा किसने कहा था? किसने नीति निषेध तत्वों को संविधान की आत्मा बताया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं दोस्तों, डायसी, ऑस्टिन, अंबेडकर, व्हीलर। तो अंबेडकर हो नहीं सकते, डायसी हो नहीं सकते, व्हीलर हो नहीं सकते। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ग्रीनविल, ऑस्टिन। इन्होंने नीति निषेध तत्वों को संविधान की आत्मा बताया था। इसके बाद दोस्तों हम आगे हैं कि मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के बीच पहला विवाद किस वाद में सामने आया? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं दोस्तों, गोलकनाथ, शंकरी प्रसाद, चंपाकम द्वैराजन, केशवानंद भारती। तो यह किस में आया? चंपाकम द्वैराजन वाले वाद में। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि किस वाद में कहा गया कि मूल अधिकार एवं नीति निषेध तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं दोस्तों, गोलकनाथ, केशवानंद, मिनर्वा मिल्स, सज्जन सिंह। तो इसमें कहा गया मिनर्वा मिल्स में। 8वां इसमें कहा गया दोस्तों 18वें क्वेश्चन में कि किस संशोधन द्वारा नीति निषेध तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19, 31 पर वरीयता प्रदान की गई। तो कौन सा संशोधन हो सकता है? 42वां, 44वां, 43वां, 46वां। तो कौन सा है? यह 42वां संशोधन है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है कि निदेशक तत्वों को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। तो ये पहले ही हमने बताया दोस्तों कि यह कौन आर्टिकल है? 37। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि समान न्याय, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड किस आर्टिकल में दिया गया है? 39(1), 39(2), 39(3), 39(4। तो इसमें कहा गया है 39(1) में। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि जो महिला प्रसूति सहायता है कौन से अनुच्छेद के तहत दी जाती है? 38, 39, 41, 42। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 42 में। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि मनरेगा का जो संचालन हुआ है वह कौन से डीपीएसपी का पालन हुआ है? तो आर्टिकल 43 के सिद्धांत पर मनरेगा का संचालन हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह किस में दिया गया है? 39D में। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम कि किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। किस अनुच्छेद में है दोस्तों? यह 45 में राइट टू एजुकेशन था, जिसे बाद में 21A में भी जोड़ा गया। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कि वर्तमान में जो डीपीएसपी है वह किन मूल अधिकारों पर प्रभावी हैं। तो किस पे प्रभावी हैं? अनुच्छेद 14 और 19, 23, 27, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि यह 14 और 19 पर प्रभावी हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों
कि निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद उदारवादी और गांधीवादी सिद्धांत का मिश्रण है। तो यह कौन सा आर्टिकल होगा दोस्तों, अनुच्छेद आर्टिकल 48। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक सिविल संहिता से संबंध रखता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 46, 51, 38। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह कौन सा अनुच्छेद बताता है कि अलग होगा, 50, 51, 52, 53। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 50। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम कि कौन सा आर्टिकल कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद है। वह होगा आर्टिकल 51। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 31 कृषि एवं पशुपालन, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, 44 समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 39 है समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। इसमें से कौन सा मेल नहीं खा रहा है दोस्तों, पहला अनुच्छेद 41 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। थैंक यू दोस्तों, हमें उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।